डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और वहाँ आप जान गए कि देयर वाज ए सिस्टमेटिक डे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, क्योंकि उसके पीछे दो वजूहत थी। पहला ये था कि टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन एंड जूट, it was required to fulfill the emerging needs of the industrial inputs in the wake of इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आया था इसी दौर में, तो वो चाहते थे कि इंडिया की जो वेल्थ है इन द फॉर्म ऑफ जो रॉ मटेरियल हमारा था, हमारा कॉटन था, जूट था, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि ये रॉ मटेरियल बने वहाँ इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ के लिए। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि इंडिया को एक्सप्लॉइट करना था एज ए पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रिटेन, जो वहाँ प्रोडक्ट्स तैयार होते, चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और ये उनके लिए एक मार्केट बना था जो वो प्रोडक्ट्स तैयार करते थे। और ये जो दो मोटिव्स थे, यानी ट्विन मोटिव्स हम कहते हैं, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हुए। एक ये था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया, और दूसरा ये था इम्प्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। एक तरफ उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद किया, दूसरी तरफ उनके लिए ये बना इम्प्यूट्स, है ना, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और जहाँ तक हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया का ताल्लुक था, इट इज़ ग्रोथ वाज दियर बट इट वाज ब्लीक, स्लो। क्यों? रीजंस बहुत सारे थे, और आपको प्रीवियस लेक्चर से अंदाज़ा हुआ होगा कि ब्रिटिशर्स थे, उनके मुद्दा और मकासद क्या थे इंडिया में रहने के। और जो ब्लीक ग्रोथ थी, जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट विटनेस्ड ओनली ए ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। और ये सिर्फ सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में था कि कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज यहाँ अपनी 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 वो प्रेजेंस दिखाने लगी, लेकिन उसकी ग्रोथ क्या थी? स्लो थी और टर्डी थी। क्यों? क्योंकि इट वाज बिकॉज ऑफ नॉन एफर्मेटिव एक्शन। बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियलाइज द इंडियन इकोनॉमी। जो ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री की ये क्या थी? ब्लीक थी, बिकॉज ऑफ नो एफर्मेटिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडस्ट्रियलाइज द इंडियन इकोनॉमी। और यहाँ कुछ चंद टेक्सटाइल मिल्स थी, और उसके अलावा कुछ मिल्स थी हमारे पास, टेक्सटाइल्स की थी, और इसके साथ साथ आयरन और स्टील एंटरप्राइजेस थी, और जिसका नाम हम कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको 1907 में फाउंड किया गया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सब्सिक्वेंटली इसके अलावा कुछ शुगर और सीमेंट फैक्ट्रीज भी आ गई। शुगर एंड सीमेंट मिल्स were established. इसके अलावा some paper mills were also established in India. It was not owing to any state initiative, but owing to the changing economic scenario in the wake of the world wars first and second. इसमें अंग्रेजों का कोई हाथ नहीं था. It was due to the changing scenario of the two world wars. These wars created a worldwide scarcity of industrial goods, owing to which prices started rising and the richer class in India started establishing their industrial units. उनका मकसद भी कुछ सही नहीं था, बल्कि वो उस सिचुएशन, उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। जो स्टेट पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में थी बियॉन्ड रेलवेज वाज ओनली नोशनल। रेलवेज के अलावा ये किसी में उनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी, ठीक है ना। और एक बात यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट नोट करने के लिए है कि यहाँ हमारे इंडिया में देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। What are the name? Capital goods industry produces goods like machines and industrial plants which are used for further industrialization. इसको हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो मतलब मशीनरी प्रोड्यूस करने में काम आती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, और वो जो कि वो इंडियन इन्वेस्टर्स के कंट्रोल से बियॉन्ड थी, क्योंकि हमारे मीन्स इतने नहीं थे। ऑन द होल अगर हम देखें तो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री
ब्रिटिश दौर में was so meager that it hardly had any impact on GDP in इंडिया। जीडीपी पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कोई असर नहीं था। और जहाँ तक देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में पब्लिक सेक्टर का एक अच्छा खासा रोल होता है, और ब्रिटिश दौर में जो पब्लिक सेक्टर का रोल था ये भी लिमिटेड था, क्योंकि ये कुछ एरियाज़ के लिए कन्फाइनड था, और जिनका मकसद यही था कि उनका मार्केट इनलार्ज हो जाए ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए। और कहाँ कहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट होती थी? इट वाज ओनली इन रेलवेज़, वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। पावर जनरेशन वो उनके अपने मकासद के लिए था। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स वो भी उनको अपना मकसद था। एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यही वो एरियाज थे जिनमें पब्लिक सेक्टर का कुछ रोल था। अदरवाइज ब्रिटिशर्स ने हर तरह से कोशिश की थी कि जो भी काम यहाँ पे हो उसका मकसद और मुद्दा यही हो कि ब्रिटिशर्स को अपना फ़ायदा हो। इसीलिए उन्होंने यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना? तो ये रही बात इंडस्ट्री की, मॉडर्न इंडस्ट्री की। तो थोड़ा बहुत कुछ इंडस्ट्रीज़ थी हमारे पास, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में फाउंड की गई। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी मिल्स थी, लेकिन जो भी थी उनकी ग्रोथ भी बहुत ही स्लो और टर्जी थी। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू द फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, ये कहानियों की सूरत में है कि इट्स टाइप ऑफ हिस्ट्री फॉर यू। ठीक है ना? कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किया था उन्होंने इंडियन इकानमी के लिए। तो ये चीज़ें वी विल डिस्कस इन द कमिंग डेज। ठीक है ना? आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बात कीजिएगा कि आपके पास बुक्स हैं, गो थ्रू योर बुक्स, और बुक्स में सब कुछ ये डिटेल्ड मैनर में लिखा है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है अंडरलाइन कीजिए, फिर मेरे साथ शेयर कीजिए, फ़ोन कीजिए, मुझे एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आई एम एट योर डिस्पोजल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।